हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन विद चेतन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूपीएसआई भर्ती का जीके जीएस और जो मूल विधि का क्वेश्चन आते हैं उनके 40 क्वेश्चंस। 40 में से आपके कितने राइट होते हैं दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस चीज़ का है हमारा? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वीडियो में जो टोटल क्वेश्चन कवर होंगे वो कवर होंगे आपके क्वेश्चन मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान के। ठीक है दोस्तों, 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। चलिए रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक, ये शब्द जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक की संज्ञा किसे प्राप्त थी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, राइट ऑप्शन आपको बताना है। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से किसे प्राप्त थी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको ये जो है मूर्ति भंजक के नाम से क्यों कहा गया। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन बताइए फटाफट, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों बुत सिकन की संज्ञा जो है ये आपको महमूद गजनवी को प्राप्त थी। ठीक है, महमूद गजनवी, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी जो है भारत पर इसी उद्देश्य से आया था कि जो है धन लूटे और इस्लाम का यश बढ़ाए। ठीक है, और जो है उसने जो है कन्नौज और सोमनाथ पर जब आक्रमण किया था तो उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह मूर्ति भंजक है। मतलब वह जो है मंदिरों को तोड़ देता है और जो है उनके खजाने सारे लूट लेता है। महमूद गजनवी की बात करें तो इसने जो है भारत पे टोटल 17 बार आक्रमण किए। ठीक है दोस्तों, 17 बार आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के आक्रमण का जो उद्देश्य था वह यह था कि भारत राज्य में राज्य स्थापित करना था। ठीक है, मतलब यहाँ पे वह स्थिर नहीं रहना चाहता था, यहाँ पे बस वो अपने चेले चपाटों को छोड़ देता था और उसके अलावा यहाँ से जितना भी धन, सोना चांदी जितना भी मिलता था सब ले जाता था। ठीक है, तो उसने 17 बार आक्रमण किए थे भारत पे, याद रखिएगा। अगर मूर्ति भंजक पूछ ले या कभी बुत सिकन पूछ ले, क्योंकि बहुत बहुत बार बुत सिकन दे देता है, तो ये वर्ड याद रखिएगा, बुत सिकन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है संज्ञा प्रदान है, तो ये प्रदान है आपके महमूद गजनी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42, क्या कह रहा है? माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर है। ठीक है, तो जैन मंदिर को जन्म जैन धर्म का ही बंदा बनवाएगा। तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन चुन के बताइए दोस्तों कि किसने बनवाया था जैन धर्म का मंदिर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो माउंट आबू पर जो जैन मंदिर स्थित है वह किसने बनवाया था? तो वह बनवाया था आपके विमल शाह ने बनवाया था। विमल शाह ने जैन मंदिर बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, विमल शाह ने बनवाया था। अगर अब इस जैन मंदिर की बात करें जो कि माउंट आबू पर स्थित है, इसकी खासियत पहले जान लें। इसकी जो खासियत है ये सफ़ेद मार्बल से बना है। ठीक है, और यह मंदिर जो है मतलब विश्वविख्यात मंदिर है। ठीक है, और यह जैन धर्म का मंदिर है। ठीक है, माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर को बनवाया था। इसका जो नाम है जैन मंदिर का, तो इसका नाम है दिलवाड़ा। क्या नाम है? दिलवाड़ा मंदिर नाम है इसका। ठीक है, और इस मंदिर का जो डिजाइन डेकोरेशन जो बनाई थी तो वो बनाई थी तेजपाल और वास्तुपाल नामक 2 युवकों ने बनाई थी, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस जो है मंदिर को बनाने में। अगला क्वेश्चन है 43, क्या है? तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए, राइट ऑप्शन फटाफट बताया था कि तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। 1194, 1193, 1191 या 1192? फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध अगर बात करें तराइन के दूसरा युद्ध के बारे में, तो इसमें जो है पृथ्वीराज की हार हुई थी। ठीक है, और तराइन का अगर प्रथम युद्ध के बारे में बात करें तो वो हुआ था 1991 में। प्रथम युद्ध हुआ था जो वो हुआ था 1991 में, और जो द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का वो हुआ था 1992। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 44 है, चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया है? चंदवार का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो चंदवार का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया है, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों जो चंदवार का युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था जो है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में।
जयचंद और मोहम्मद गौरी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था तराइन, वो चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें जो है जयचंद को पराजित कर दिया था। ठीक है, जयचंद को पराजित कर दिया था। किसने किया था जयचंद को पराजित? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका 45। क्या कह रहा है? मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किस जनजाति के विरुद्ध किया था? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो आक्रमण किया था वह किस जनजाति के विरुद्ध किया था? फटाफट बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। खोखरो जनजाति, थारू जनजाति, जैनसारी जनजाति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका खोखरो जनजाति। क्या है? खोखरो जनजाति। मोहम्मद गौरी ने जो है भारत पर अंतिम जो लास्ट आक्रमण किया था वो खोखरो जनजाति के विरुद्ध किया था। ठीक है, खोखरो जनजाति, याद रखिएगा, ये लास्ट आक्रमण हुआ था खोखरो जनजाति के लिए। ठीक है, 17वां बार जो लास्ट आक्रमण था ये खोखरो जनजाति के विरुद्ध हुआ था। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी के जो 17 आक्रमण है उनमें से 17वां ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 46। वीर शैव परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो वीर शैव परंपरा, ये वीर शैव परंपरा कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो यह एक प्रकार का नृत्यत्व है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है? तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, मतलब एक नाटक को लेके जो है ये लोग उसी नाटक को रिपीट करते हैं। ठीक है, इस नाटक का नाम है वीर शैव परंपरा। जो भी इनके राज्य में वीर जवान थे उन्हीं के बारे में किया जाता है, और ये परंपरा जो है कर्नाटक में होती है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 47 है। 47 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रमानुसार लगाइए। क्रमानुसार मतलब इसके जो सही क्रम है उस हिसाब से लगाइए। तो सही क्रम कैसे लगाएंगे दोस्तों, फटाफट बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो किए गए प्रयोग हैं, तो पहला था भू राजस्व। ठीक है, दूसरा था वृद्धि राजधानी, और तीसरा था परिवर्तन संकेतिक, और चौथा था मुद्रा खुरासन अभियान। ठीक है, मुद्रा खुरासन अभियान, ये चारों जो इनके द्वारा जो है प्रयोग किए गए थे ये क्रमानुसार आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए हुए हैं। पहले इन्होंने भू राजस्व, उसके बाद जो है वृद्ध राजधानी, उसके बाद परिवर्तन सांकेतिक और मुद्रा खुरासन अभियान चलाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 48, जो कि पॉलिटी का क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा अध्यक्ष के कौन सा संदर्भ सही है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों जो इसका अध्यक्ष होता है वह चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका अध्यक्ष जो होता है वो चयनित किया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बिल्कुल सही, चयनित किया जाता है। ठीक है, निर्वाचित नहीं किया जाता, ना मनोनीत होता है और ना ही नियुक्ति होती है, उसका चयन होता है और चयनित किया जाता है, कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत का संविधान, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग या वित्त आयोग। फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों जो राज्य सरकारों को कृषि आयकर भारत का जो है समानुदेशित करता है, कौन करता है? भारत का समानुदेशित करता है। तो कौन करता है इनमें से? तो वो जो है वो आपका भारत का संविधान करता है, यानी राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय संविधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र की समेकित संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन क्या क्या है ये भी रीड कर देता हूँ, नीचे दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए। नीति आयोग, वित्त मंत्री, संसद और वित्त मंत्री आयोग। ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। तो वो हो जाएगा आपका वित्त आयोग, वित्त आयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका 51 क्या कह रहा है, रीड करते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके माइंड को घुमा देते हैं। तो चोल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किया था विजयालय ने किया था। ठीक है, अब इसके अलावा चोल साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए।
850 ईस्वी में चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, यानी 850 ईस्वी में चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और पहले पल्लव का ही सामंत था। ठीक है, पल्लव आप लोग नहीं समझते होंगे, तो कोई बात नहीं। 800 जो है 40, 850 याद रखिएगा। 850 में चोल वंश की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? विजयालय के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 52 क्या कह रहा है? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल में निर्मित किया गया है? दोस्तों, तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि तंजौर के मंदिर की स्थापना किसने की थी, तंजौर के मंदिर की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो बताइए फटाफट, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? तो यह जो मंदिर है ये उन्हीं के नाम पे है। तो उनका नाम था आपका राजराज। ठीक है, क्या नाम था उनका? राज नाम था उनका। इनका पूरा नाम था राजराज। ठीक है, जिनके शासनकाल में इनकी इस मंदिर की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इस मंदिर की खासियत है कि इस मंदिर की जो दीवारों पे एक कथन लिखे हुए हैं, तो वो जो है जब ये लोग किसी भी राज्य को जीतते थे या उनसे युद्ध करते थे, तो इनके जो सैनिक होते थे, उन लोगों को क्या करते थे, जैसे जो शहीद हो गया या जो वीर गति को प्राप्त हो जाता था, तो उनके वहाँ पे ये नाम लिखते थे। ठीक है, वहाँ से प्राप्त धन और यश के बारे में बताते थे। ठीक है, वहाँ पे जैसे वहाँ पे कोई हमारा उनका मंत्री मारा जाता था, उसका नाम ऊपर की दीवार पे लिखते थे। तो ये सारी जो है प्रथाएं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 53, क्या कह रहा है? रीड करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में किस नदी पर एक पुल का निर्माण सीमा संगठन यानी BRO ने किया? बताइए फटाफट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो वो है आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका सुबनसिरी। सुबनसिरी जो है BRO ने सुबनसिरी पर 27 दिनों के रिकॉर्ड यानी 27 दिनों में पुल का निर्माण किया था। ठीक है, सुबनसिरी यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54, क्या कह रहा है? द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम संबंधित है। तो गोपुरम किससे संबंधित है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताएं दोस्तों। तो गोपुरम जो है आपका, ये तोरण पर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन द्वारा संबंधित है। ठीक है, तोरण मतलब जो एक नीचे से एक सीधा सा एक कह सकते हैं खंबा होता है और उसके ऊपर एक चौकी सी बनी होती है, उसे हम तोरण पर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन द्वारा, ठीक है, द्राविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 55, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि वहाँ पे किस भगवान की पूजा होती है, वहाँ पे किस भगवान की मूर्ति है, ये बताना है आप लोगों को। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। तंजौर की बात करें तो ये चोल वंश की राजधानी थी, याद रखिएगा। तंजौर की बात करें तो ये चोल वंश की राजधानी थी और चोल शासक जो थे वो जो है स्पेशली जो है शिव भगवान यानी शंकर जी के भक्त हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका शिव। ठीक है, ओनली शिव, शंकर जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 56, क्या कह रहा है? रीड करते हैं। पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को डिगामा नामक खोजी यात्री द्वारा लगाया गया था। यह यात्री निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित था? दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाक से बताइए। इसका राइट ऑप्शन पुर्तगाल होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 57, क्या कह रहा है? रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 57 है। 57 क्या कह रहा है? 57 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कितूर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? तो दोस्तों अंग्रेजी विरोधी, अंग्रेजी भाषा का विरोध हुआ था एक समय पे संविधान को लेके, तो उस भाषा उसमें जो है कौन सा संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो वो है आपकी कौन है? तो वो है आपकी रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा जो है अंग्रेजी भाषा का पूर्ण बहिष्कार कर रही थी और हिंदी को जो है मातृभाषा बनाने के लिए जुटी हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 58 है। 58 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है, फटाफट बताइए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो वो हो जाएंगे आपके वॉरिंग हेस्टिंग्स।
ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ये जो है ये स्पेशली बनी थी जो है मतलब जो एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो यह एक प्रकार का एसाइटिक रिसर्च नामक जो है पेपर था, क्या कह सकते हैं, न्यूज़पेपर था, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, ठीक है। मतलब इस पेपर के जो हेड ऑफिस होता है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और उस टाइम पे जो है सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश थे वो थे विलियम जोन्स। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं नाम दे रखा है विलियम जोन्स का, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। अगला क्वेश्चन है आपका 59, क्या करा है, किस कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 से भारत में घरेलू भुगतान कारोबार बंद करने का निर्णय लिया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो वह कंपनी कौन सी है, तो वह कंपनी है आपकी हंटर बिडेन वह कंपनी है जिसने जो है भारत में घरेलू भुगतान कारोबार बंद करने का निर्णय लिया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60, क्या कह रहा है, हेमा दास को किस राज्य में उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों, बताइए फटाफट। हेमा दास को, तो ये हुई थी असम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 61 है, रीड करते हैं। भारत के विश्वनाथन आनंद को किस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए इनको चुना गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 62, जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे दो आपके कह सकते हैं 2 कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन में से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, आपको ये बताना है। बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन। पहले पढ़ लीजिए इन कथनों को, आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, जो जनहित याचिका दायर करने के लिए संदर्भ में होता है, तो वह होता है किसी मामले में जब 24 घंटे के ऊपर हो जाता है तब हम जनहित याचिका दायर करते हैं। यदि जनहित याचिका, अब इसमें हम पहले कथन पढ़ते हैं, अपने हिसाब से नहीं बताते हैं, पहले कथन देखते हैं। यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 5 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती हैं, बिल्कुल गलत, ठीक है। यदि जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 2 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती हैं, बिल्कुल गलत। क्योंकि जब जनहित याचिका यानी रिट दायर की जाती है दोस्तों, तो केवल और केवल एक कॉपी आप उनको देंगे और दूसरी कॉपी आप अपने पास रखेंगे, जिसे हम हिंदी भाषा में नकल बोलते हैं। कि जब हम कोई याचिका या कोर्ट या कचहरी का काम करवाते हैं तो एक नकल अपने पास और एक नकल उनके पास रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे रखने के लिए तो हम 10 भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन रीड करते हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल में स्थापित किया गया था। यानी अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताना है दोस्तों, फटाफट बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। सन 1928, 1926, 1932, 1936, 1932 इसका राइट ऑप्शन है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात करें तो 13 सितंबर 1933 को इसका नाम, जो इस अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ का नाम था, तो इसको क्या नाम दे दिया गया था दोस्तों, तो इसका जो नाम दे दिया गया था, इसका नाम हो गया था हरिजन सेवक संघ, ठीक है, हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था 13 सितंबर 1933 में। और 1932 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि इसका नाम भी चेंज हुआ था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे वो थे श्री घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है। और यही संगठन जो है बाद में हरिजन सेवक संघ के रूप में आने लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 64, क्या कह रहा है, किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भुगतान से छूट प्राप्त है किन्हें अग्रिम करके, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन दोस्तों कि वो कौन है। तो दोस्तों वेतनभोगी जो होते हैं उन्हें अगर हम आगे करते हैं तो उन्हें जो है अग्रिम करके भुगतान से छूट प्राप्त होती है। ठीक है, तो वेतनभोगी लोग, ठीक है, वेतनभोगी लोग यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है और बहुत सारा लिखा भी हुआ है। चलिए रीड कर लीजिए। वेतनभोगी जिनके पास कारोबार, पेशे से लाभ और अभिलाभ के मद में कर देने योग्य कोई आय नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 65, पहले रिक्त स्थान दे दिया है। ने वनवासी अनुसूचित जनजाति FDST के वन अधिकारों को मान्यता दी और FDST को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। अच्छा, तो बताइए को मान्यता दी और FDST को वन भूमि पर अधिकार लगाया। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आता तो पहले क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जब आप दोबारा पढ़ेंगे तभी आप क्वेश्चन समझ में पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो FDST दिया है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे FDST जो होता है वो होता है वन अधिकारों को जो मान्यता प्राप्त होती है उसके लिए होता है। ठीक है, और भूमि पर अधिकार दिलाना मतलब उनको वहाँ पे रुकने के लिए जो स्थान मिलता है वो उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वन संरक्षण अधिनियम, प्रतिरूपी पर्यावरण संरक्षण, ये सभी गलत हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। ठीक है, जिसके हिसाब से जो फॉरेस्ट पुलिस होती है वो FDST जो एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए इनको जो है पूरे जंगल में कहीं पे भी इनको ये मान्यता प्राप्त होती है कि आप यहाँ पे रुक सकते हो चाहे जितना देर तक। ठीक है दोस्तों, अगर वहाँ पे कोई भी जान का जोखिम ना हो तो। अगला क्वेश्चन है 66, क्या कह रहा है, अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए यहाँ पे रिक्त स्थान है के द्वारा आदेश पारित किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर याचिका की बात करें तो अगर जब भी याचिका दायर होती है तो जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होती है और मजिस्ट्रेट ही आदेश पारित करता है। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट आदेश पारित करता है। और अगर मैं जनहित याचिका की बात करूं यानी जो रिट दायर होती हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो ये हुई थी अमेरिका से। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर पूछे जनहित याचिका रिट की शुरुआत कहाँ से हुई थी तो वो हुई थी USA से। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जनहित आज याचिका के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो मैं एक टॉपिक अभी आपको लास्ट में 5 मिनट का एक टॉपिक रहेगा जिसमें याचिका के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 67, कार्यकरण नियमों के अनुसार हस्ताक्षर संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों को, यहाँ पे रिक्त स्थान है, की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं किसकी आवश्यकता होती है, तो वो होती है मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 68, क्या कह रहा है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 68 क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन बताइए कि मोटर गाड़ी की जो इंजन होता है उसको ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, टरबाइन, पॉलीग्राफ, क्रोइडाइट या रेडिएटर। तो दोस्तों आपने देखा होगा आपकी बुलेट हो या बाइक हो या 4 व्हीलर हो या कोई भी गाड़ी हो तो उसमें बाइक को ठंडा करने के लिए रेडिएटर लगा रहता है। कुछ इस प्रकार का होता है रेडिएटर, जिसके चारों तरफ ऐसे पत्ते पत्ते होते हैं और बीच में काफ़ी जगहें होती हैं। ठीक है, तो वो जो है गाड़ी को ठंडा करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका रेडिएटर। अब रेडिएटर के बारे में और भी बात बता दें, जैसे पॉलीग्राफ जो होता है, या यहाँ पे देखिए पॉलीग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉलीग्राफ की अगर बात करें तो पॉलीग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है या एक ऐसी मशीन होती है जिसमें जो है झूठ को पकड़ा जा सकता है। ठीक है, झूठ का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर टरबाइन की बात करें, टरबाइन किस लिए काम होती है दोस्तों, तो टरबाइन जो है बहते हुए पानी की जो है गति बताने के लिए जो है टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे क्रोइडाइट की बात करें, क्रोइडाइट की बात करें तो ये जो है जो ऊंचाइयों वाले स्थान होते हैं, जैसे कोण होते हैं या पर्वत होते हैं या पहाड़ होते हैं,
उनको मापने के लिए ये क्वाड्राइट का प्रयोग किया जाता है। चारों चीज़ दोबारा से पढ़िए। रेडिएटर का प्रयोग होता है गाड़ियों को ठंडा करने के लिए, क्वाड्रेट का प्रयोग होता है कोणों को मापने के लिए, पॉलीग्राफ का प्रयोग होता है झूठ को पकड़ने के लिए, टरबाइन का प्रयोग होता है आपका, टरबाइन का किस में प्रयोग होता है दोस्तों, अभी मैंने जस्ट आपको बताया टरबाइन का प्रयोग होता है दोस्तों, तो वो होता है बहते हुए पानी का जो है गति नापने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 69 क्या कह रहा है, आईसी के वर्गीकरण का आधार है। तो आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो आईसी का वर्गीकरण का आधार है वो होता है ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर। किसकी संख्या के आधार पर, ट्रांजिस्टरों की संख्या के आधार पर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रांजिस्टरों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे कभी भी पूरा नहीं दिया होता, वहाँ पे हमेशा हल्का ऑप्शन में हिंट्स देता है जो आप लोगों को पकड़ना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, 4 ऑप्शन है, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो बताइए, तो वो हो जाएगा कथक जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 71 क्या कह रहा है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे स्थापित है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। नागपुर में, नई दिल्ली में, पुणे में, जोधपुर में, किस में होगा दोस्तों, तो वो होगा नई दिल्ली में। ठीक है, जो भारतीय मौसम विज्ञान है यह कहाँ स्थित है, तो यह है आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। अगर यहीं पे अगर मैं आपका जो है विश्व मौसम विज्ञान की बात करूं तो विश्व मौसम विज्ञान कब मनाया जाता है, बस आप लोग ये बताइए विश्व मौसम विज्ञान कब मनाया जाता है। ठीक है, तो मौसम विज्ञान से जो है विश्व मौसम विज्ञान बताइए कब मनाया जाता है। मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये मनाया जाता है आपका 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम दिवस। और यहाँ पे ऑप्शन में पुणे दिया हुआ है, तो पुणे के बारे में बता दूं, पुणे में जो है भारतीय मौसम की जो है एक वेधशाला है। क्या है, वेधशाला है पुणे में। ठीक है, जहाँ से जो है एक नेटवर्क दिया जाता है जो है सीधा दिल्ली में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71। चलिए 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 रीड करते हैं। 72 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से देखिए। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इस आंदोलन के संबंध मतलब असहयोग आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने कोई भाग ही नहीं लिया था और उनका कोई जो है इसमें हाथ नहीं था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है और इसमें क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 क्या कह रहा है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित भी का प्रारंभ किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताना है। भारतीय विदेश नीति का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, बताइए फटाफट दोस्तों। तो यह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारतीय विदेश नीति जो कि पीटी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्टार्ट किया गया था या स्टार्ट किया गया था कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 74 क्या कह रहा है, रीड करते हैं 74। कलिंग नरेश खारबेल किस वंश से संबंधित हैं। जो कलिंग नरेश थे वह किस वंश से संबंधित हैं दोस्तों, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। हर्यक वंश, कलिंग वंश, चेदी वंश या कदम वंश। तो दोस्तों कलिंग नरेश इनका नाम क्या है पहले देखिए, कलिंग नरेश, तो कहीं गलती से आप कलिंग मत लिख दीजिएगा। ठीक है, ये चेदी वंश से संबंधित थे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, चेदी वंश से संबंधित थे और इनका नाम था कलिंग नरेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 75, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता मूल विधि का क्वेश्चन है। 1882 का निर्माण
निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन है, हर्टोग आयोग, स्ट्रेची आयोग, हंटर आयोग या इंडिगो आयोग। बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग जो कि जिसके इसके द्वारा स्ट्रेची आयोग द्वारा जो है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1882 का निर्माण स्ट्रेची आयोग द्वारा किया गया था। ठीक है, स्ट्रेची आयोग की बात करें तो इसकी अध्यक्षता 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया और इसी समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्यकाल भारत में एक भयानक अकाल पड़ा था। ठीक है, उस टाइम पे इसका जो है निर्माण हुआ था स्ट्रेची आयोग का। ठीक है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता जो कि 1882 थी। अगला क्वेश्चन है आपका 76। अगर ये भारतीय दुर्भिक्ष संहिता आती है आपके पेपर के सामने तो वहाँ पे तो आप स्ट्रेची आयोग याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि उस टाइम पे भारत में बहुत बड़ा अकाल आया था। तो किन किन राज्यों में आया था ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। किन किन राज्यों में आया था दोस्तों? तो वो आया था बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब एवं मध्य भारत में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 76। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? दोस्तों उस दिन मैंने आपको, या शायद 2 दिन पहले मैंने आपको ये बताया था, रामायण और महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो रामायण का अगर बात करूं तो रामायण का फारसी में अनुवाद करने वाले जो थे वो थे अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, इन्होंने जो है अकबर के शासनकाल में बदायूनी ने रामायण का पूरा जो है अर्थ जो है फारसी में अनुवाद करके अपने एक भाषा में लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो नाम दिया गया था फारसी में वो था आपका तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी रामायण को फारसी में अनुवाद करने के बाद नाम दिया गया था। और इसका अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? यह किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 77 है। चलिए रीड करते हैं। थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि क्लियर दिखे। हाँ, तो कथन पढ़ते हैं। यह किसने कहा था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर गया है? तो यह कथन किसका था दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए। तो यह कथन था दोस्तों आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन था कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत है और शासन एक्ट 1935 है। ठीक है, और यह बड़े भाग में, बड़े पैमाने में लिया गया था उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है 78। क्या कह रहा है? इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन क्या होता है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए। वसा होता है, स्टेरॉइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या प्रोटीन होता है? तो इंसुलिन जो होता है ये होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे मधुसूदनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 79। क्या कह रहा है? रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। लॉर्ड वेलजली, लॉर्ड वेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस। तो वो थे आपके जिन्होंने सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। तो वो थे आपके लॉर्ड वेलेजली थे जिन्होंने सहायक संधि प्रणाली का स्टार्टिंग की थी उसकी। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने कब की थी? तो इन्होंने की थी आपकी जो है सन जो है 1798 से 1805 के बीच में की थी। 1805 के बीच में की थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गग्गम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो वह कौन सा चोल शासक था जिसने गगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का
श्रेय लिया, अपने नाम पे किया या उसने बनवाया। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राजधीराज, राजराज, राजराज सेकेंड है, राजराज फर्स्ट है, और राजेंद्र। तो दोस्तों इन्होंने तो मंदिर बनवाया था, ठीक है, और इन्होंने भी मंदिर बनवाया था। राजा धीराज ने क्या बनवाया था, इन्होंने रास्ते और जो है रास्ते और रोड बनवाई थी। तो राजेंद्र जो थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है झील बनवाया था। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने झील बनवाया था, और झील का नाम था गगम नामक वृहद कृत्रिम झील। गगन, गगम उसका नाम था, झील का नाम था गगम। ठीक है, गगम था, गगम बृहद झील। तो दोस्तों ये थे आज के 40 क्वेश्चंस आपके स्पेशल यूपीएससी भर्ती के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, और जो भी जितने भी क्वेश्चंस के जवाब हैं अगर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे तो जो आपका लर्निंग प्रोसेस होता है वो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। जय हिंद, जय भारत।